हेलो एंड वेलकम टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको दिख रहा है बैकग्राउंड में, हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं एमपी कांस्टेबल 2026 की जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसके संबंधित जो भी आपका सिलेबस है वो वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्लीट फ्री बैच दिया जा रहा है, जिसके तहत हम आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाएंगे। डेली क्लासेस आपको मिल ही रही हैं, वीकली टेस्ट सीरीज होगा, पीडीएफ नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट होगा, डाउट क्लासेस रहेंगी और रिकॉर्डेड बैकअप भी आपके पास रहेगा। और याद रखिए, एमपी कांस्टेबल का कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब पर वीएस क्लासेस के द्वारा हम सिर्फ आपको दे रहे हैं। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि बाकी जो आपके सहपाठी हैं, मित्र हैं, उन्हें भी इस फ्री बैच के बारे में पता चले और वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो मैं आपको स्टैटिक जीके पढ़ा रही हूँ और उसके संदर्भ में आज हमने इसके पहले हमने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के बारे में पढ़ा था, जिसमें दो प्रमुख जो कैटेगरी हैं, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल भारत का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज मिश्रित स्थल के बारे में पढ़ने वाले हैं जो भारत में केवल एक है। तो वो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिक जीके के तहत। उसके पहले मैंने आपको बताया कि वीएस क्लासेस जो है आपको फ्री पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड करवाएगा। ये क्यूआर कोड है हमारे टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम पेज का। इसे आप स्कैन करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम पेज पर चले जाएंगे। वहां पर आपको जो भी पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप हमसे वहां पर संपर्क कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा इंस्टाग्राम का लोगो। यहाँ पर जब आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपको हमारी शॉर्ट वीडियोस और मैथ्स और रीजनिंग की ट्रिक्स मिल जाएंगी। शॉर्ट वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स एंड रीजनिंग, शॉर्ट ट्रिक्स, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, एनी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, बर्निंग इश्यूज या और भी कुछ रेलेवेंट चीजें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। ये कुछ इंफॉर्मेशन है बेसिक। आप स्कैन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे हैं जो ऑफलाइन हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको ये कांटेक्ट दिख रहा होगा। आपको हमें ऑफलाइन अगर ज्वाइन करना है, ऑफलाइन के लिए क्योंकि हमारी एमपी कांस्टेबल की बैच चल रही है, ठीक है, साथ ही साथ हॉस्पिटल असिस्टेंट की चल रही है। हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्जाम या फॉर्म जिसने भी भरा है तो हॉस्पिटल असिस्टेंट की बैच चल रही है। स्कूल के जो भी बैचेस हैं वो चल रहे हैं, फर्स्ट से लेके 12th तक, ठीक है। तो जिन्हें भी एडमिशन चाहिए है वो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। ये हमारा जो है ऑफिशियल कांटेक्ट है, यहाँ पर आप डीएम कर दीजिए या कॉल कर दीजिए हमें। जो भी आपको डाउट है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए है, आप हमें कॉल करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये ऑफलाइन कांटेक्ट की बात हो गई। आते हैं हमारे विषय पर, ठीक है। हमारा आज का जो विषय है वो है मिश्रित धरोहर स्थल, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं मिक्स्ड साइट ऑफ इंडिया, यानी यूनेस्को ने जो मिश्रित स्थल है भारत से उसे शामिल किया है विश्व धरोहर स्थलों में, जिसका नाम है खांगचेंदजोंगा यानी कंचनजंगा। ये हमारा एक और एकमात्र मिश्रित स्थल है जिसे यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, ठीक है। अब जो चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ एमपी कांस्टेबल के रेलेवेंट है, साथ ही साथ यदि आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसके संदर्भ में भी ये लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि आपको ये बाकी सारी डिटेल्स जो भी जरूरी हैं, फैक्ट हो गया या डिटेल इंफॉर्मेशन हो गई, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक। मैं अगर आपको बताऊं कि ये कौन सा लेक्चर है हमारा, तो ये लेक्चर नंबर है 22 पार्ट 7, ठीक है। ये मैं लिख देती हूँ, लेक्चर 22 और पार्ट है 7। यानी इसके पहले आपको यूनेस्को से रिलेटेड और 2-3 वीडियोस आपको
मिली होंगी। आप अगर देखेंगे, विजिट करेंगे प्लेलिस्ट को, तो वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंचनजंगा के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। और कंचनजंगा को जानने से पहले सबसे पहले ये जरूरी है, ये जानिए कि मिश्रित स्थल क्या होते हैं। ठीक है, मिश्रित धरोहर स्थल होते क्या हैं। चलिए देखिए, हमने बात की है इसके पहले वाले वीडियोस में भी कि जो यूनेस्को है उसने क्या किया है, 3 अलग अलग कैटेगरीज में जो है विश्व धरोहर स्थलों को बांटा है, जिसमें हमने सांस्कृतिक यानी कल्चरल जो साइट है, जो ह्यूमन मेड होता है, इसके बारे में हमने बात कर ली थी पहले ही। ठीक है, चलिए एक बार पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो जो मिश्रित है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये भी जान लीजिए कि हमने जो है जो सांस्कृतिक स्थल है उसके बारे में हमने बात कर ली है। सांस्कृतिक स्थल ह्यूमन मेड होते हैं, जैसे इतिहास की कोई बड़ी इमारतें, कोई नया जो टॉम वगैरह बनाया गया था पुराने जमाने में, कोई वास्तुकला है या कोई स्मारक है बड़ा, जिसमें हमने जैसे हमने पढ़ा था अजंता एलोरा की केव्स के बारे में। ठीक है, फिर आप दूसरा जो कैटेगरी है, दिख रहा है, दूसरा जो कैटेगरी है वो प्राकृतिक स्थलों का है, यानी नेचुरल, जैसे कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क वगैरह। तो ये सब इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो अद्वितीय पारिस्थितिकी या परिदृश्य है, नेचर का बुना हुआ, यानी प्रकृति ने खुद को इस तरीके से गढ़ लिया है जो बहुत ज्यादा सुंदर दिखता है, जो बाकी जगहों से बहुत ही ज्यादा विचित्र और अलग है, तो वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करेगा। फिर आखिरी कैटेगरी है मिश्रित स्थलों की। मिश्रित स्थलों की है जहां प्रकृति और संस्कृति का संगम हो, यानी ह्यूमन मेड तो हो ही, संस्कृति का भी संगम हो, इतिहास भी हो, वास्तुकला भी हो, लेकिन जहां पर अद्वितीय पारिस्थितिकी या परिदृश्य भी हो, दोनों चीजों का संगम जहां पर होगा उसे मिश्रित स्थलों में रखा जाता है। अब जैसे प्रकृति की हमने बात की, तो वन्य जीव, हिमनद या बड़ी चोटियां यानी ग्लेशियर वगैरह, कोई बड़ी जो है इमारतें, चोटियां, वो इसमें आ जाएंगी, वन्य जीव वगैरह, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब कुछ इसमें आएगा। सांस्कृतिक की बात करें तो कोई जनजातीय आस्था है, ठीक है, या धार्मिक जुड़ाव है किसी इमारत से, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो ये दोनों का जब मिश्रण करते हैं आप, तब आपको ये नई कैटेगरी मिलती है जिसे मिक्स्ड साइट्स बोला जाता है, और ये इस कैटेगरी में आता है। मिश्रित स्थलों के बारे में जान लिया आपने। अब यूनेस्को जो है, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी है इसके पहले यूनेस्को वाली। आज की वीडियो इस कारण से इंपॉर्टेंट है और आपको एंड तक इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि आपको इस वीडियो में मैं पूरी कैटेगरीज बताने वाली हूँ कि यूनेस्को जो है उसका चयन मंडल है, वो क्या क्राइटेरिया रखता है कि कोई भी स्थल है प्राकृतिक, सांस्कृतिक या मिश्रित, उन्हें किन आधारों पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में या साइट्स में शामिल करता है। ठीक है, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कुल 10 मानदंड है, कुल 10 मानदंड रखे गए हैं यहाँ पर यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, इनके आधार पर यूनेस्को टैग मिलता है। ठीक है, 10 मानदंड तय किए गए हैं, और सबसे पहले वीडियो आप देखेंगे अगर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के बारे में, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि उनका एक एडवाइजरी, 2 एडवाइजरी कमेटी होती है जो ये तय करती है, और नॉमिनेशन भारत से ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेंड करता है, और उन नॉमिनेशंस में कौन सी स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल करना है, ये तय करने का काम एडवाइजरी कमिटीज करती हैं यूनेस्को के साथ मिलकर के। तो कुल 10 मानदंड भी हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो सांस्कृतिक मानदंड जो है 10, मान लीजिए 10 है टोटल, तो उनमें से 1 से लेकर के 6 तक, यानी 1 से 1 to 6 जो है वो सांस्कृतिक में आता है। और वही जब हम प्राकृतिक की बात करेंगे तो 7 से 10 तक की जो कैटेगरी है, 10 तक की जो क्राइटेरिया है वो प्राकृतिक में फॉल करते हैं। इसको और क्लियर लिख देती हूं मैं। तो मैंने क्या बताया, लगभग हमारे पास 10 है क्राइटेरिया, और उन क्राइटेरिया में से सांस्कृतिक वाला 1 से लेकर के 6 तक है, वही प्राकृतिक वाला 7 से 10 तक है।
तो अब मिश्रित स्थलों में इनमें से कुछ आया और इनमें से कुछ आया, तब जाकर के जो मिश्रित स्थल है उनका निर्माण हुआ। अब कुछ अनिवार्य शर्त है, मैंने जो अभी आपको बताया कि एक मिश्रित स्थल को इन दोनों समूहों यानी इन दोनों की कैटेगरी में से, सांस्कृतिक और प्राकृतिक में से कम एक एक मानदंड को पूरा करना अनिवार्य है। यानी प्राकृतिक यानी जो मिश्रित स्थल हैं उनको, अगर कोई भी स्थल को मिश्रित स्थल में शामिल होना है तो इन दोनों में से एक एक कैटेगरी को, एक एक क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। अब एक बार इतनी क्राइटेरिया की बात हो रही है तो ये भी देख लेते हैं कि यूनेस्को विश्व धरोहर चयन के 10 मानदंड है क्या। आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू के आधार पर 10 मानदंड तय किए गए हैं। यानी कोई भी एक ऐसी जगह है जो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग वैल्यू रखती है यूनिवर्सली, तो उसे इन सूचियों में शामिल किया जाता है। अब क्राइटेरिया देखते हैं। सांस्कृतिक मानदंडों की बात करें तो 1 से लेकर के 6 यहाँ पर क्राइटेरिया आते हैं, जिनमें सबसे पहले है मानव रचनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट कृति। यानी मानव यानी व्यक्ति ने या किसी ह्यूमन ने कुछ रचना की है और जो बहुत ज्यादा उत्कृष्ट कृति की है। दूसरा है मानवीय मूल्यों का महत्वपूर्ण आदान प्रदान, जहां पर ह्यूमन वैल्यूज का जो है एक्सचेंज किया गया हो, वो सांस्कृतिक मानदंड में शामिल होंगे। तीसरा है सांस्कृतिक परंपरा का अनूठा प्रमाण। कल्चरल जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में अगर कोई चीज बनाई गई है या मौजूद है तो उसे सांस्कृतिक मानदंडों में शामिल किया जाएगा। चौथा है स्थापत्य या तकनीक के उत्कृष्ट उदाहरण। यानी कोई ऐसी इमारत बनी है, जैसे आपने पढ़ा था अजंता और एलोरा के केव्स के बारे में, उसमें आपने देखा था कि तकनीक की उत्कृष्टता थी, जो गुफाएं थी उन्हें किस तरीके से बनाया गया जो आज तक वैसे ही वैसे अडिग है। तो ये सारी चीजें। फिर आता है हमारा पारंपरिक मानव निवास। पांचवा है पारंपरिक मानव निवास या भूमि उपयोग। यानी जमीन का पारंपरिक तरीके से इस्तेमाल करके मानव के रहने के लिए कोई चीज बनाई गई हो तो उसे सांस्कृतिक मानदंड 5 में रखा जाएगा। और छठवां और आखिरी मानदंड है, क्राइटेरिया है जीवित परंपराओं और मान्यताओं से जुड़ाव। कोई ऐसी चीज जो ये दर्शाती हो कि वैल्यू से, बिलीव से, परंपराओं से, मान्यताओं से जुड़ाव है, तो उसे सांस्कृतिक में मानदंड में शामिल किया जाएगा। अब यदि हम बात करते हैं प्राकृतिक मानदंडों की, तो 7 से 10 है, जिनमें सबसे पहला बात करता है अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में। यानी नेचुरली जो खूबसूरती है वो निकल करके आ रही है किसी प्लेस की, किसी झील की, किसी चोटी की, किसी ग्लेशियर की, तो वो इसमें फॉल करेगा। फिर 8वां है पृथ्वी के इतिहास के महत्वपूर्ण चरण। यानी हिस्टोरिकल कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उसके स्टेजेस अगर कोई चीज दर्शाती है तो वो चीज प्रकृति में फॉल करेगी। फिर 9वां है पारिस्थितिकी और जैविक प्रक्रियाएं, ठीक है, बायोडायवर्सिटी अगर कोई है। और 10वां है जैविक विविधता का संरक्षण। और बायोडायवर्सिटी को अगर हम कंजर्व करके रखते हैं तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये जो 4 कैटेगरी है, 5 कैटेगरी है, वो प्रकृति में आती हैं, और ये जो 6 आपको दिख रहे हैं, 6 से 7, वो आते हैं सांस्कृतिक में। इन दोनों को मिला करके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज क्राइटेरिया 10 होता है। अब यहाँ पर एमपी कांस्टेबल एग्जाम क्विक फैक्ट देखिए, यूनेस्को के कुल 10 मानदंड हैं, जिसमें कल्चरल कितने हैं, 1 से 6 हैं और 7 से 10 नेचुरल हैं। चयन हेतु कम से कम एक एक मानदंड पूरा होना चाहिए। यानी अगर किसी भी मान लीजिए स्थल को या इमारत को प्राकृतिक मानदंड में शामिल होना है तो इनमें से कोई एक क्राइटेरिया भी अगर फुलफिल कर देती हैं तो यूनेस्को उसे विश्व धरोहर सूची में शामिल करता है। सांस्कृतिक का भी वैसा ही कुछ आधार है। तो इन मानदंडों के बारे में आपको समझ में आया होगा जो मैंने अभी आपको बताया है। तो यूनेस्को चयन मानदंड आपको समझ में आ गया। इस इमेज का फोटो ले लीजिए। चलिए, तो मैंने क्या बताया, एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 1 क्राइटेरिया शुड बी फुलफिल्ड। ठीक है, यानी कोई एक मानदंड भी अगर पूरा कर दिया जाता है तो वो इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी, और दोनों में से एक करता है तो वो मिश्रित स्थलों में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थिति के बारे में। यानी जो
अभी 2026 में भारत की जो स्थिति है, यानी कितने कितने संख्या में कौन कौन से स्थल शामिल हैं, ठीक है, वो हम टोटल ये बोल सकते हैं 2026 के अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, यानी ये आपके करंट अफेयर से रिलेट करेगा। तो कुल यूनेस्को स्थल 2026 में अगर हम बात करें तो 44 हैं। 44 यूनेस्को साइट्स हैं हमारे इंडिया में, जिनमें सांस्कृतिक स्थल की अगर बात करते हैं तो 36 है। 36 सांस्कृतिक स्थल है, जिसमें सबसे नया जो है वो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है। दूसरा प्राकृतिक स्थलों की बात करें तो 7 है, जिनमें काजीरंगा वगैरह राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। मिश्रित स्थल की बात करें, जो आज का हमारा मेन फोकस है, मेन फोकस हमारा मिश्रित स्थल है, उसकी अगर बात करें तो केवल एक मिश्रित स्थल है, जिसे खांगचेनजोंगा या फिर कंचनजंगा बोला जाता है। अब विश्व में भारत का स्थान 6वां है। कैसे? जितने भी विश्व दुनिया में जितने भी देश हैं, ठीक है, उनमें भारत का स्थान 6वां है, जिनमें सबसे ज्यादा विश्व धरोहर सूचियां शामिल हैं। इसके पहले सबसे ज्यादा जो साइट्स हैं वो इटली से आती हैं, फिर चीन से, फिर स्पेन, जर्मनी, फ्रांस के बाद भारत का नंबर आता है, जिसमें 44 विश्व धरोहर साइट्स जो है वो शामिल हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी हो जाती है कंप्लीट। अब एकमात्र मिश्रित स्थल के बारे में बात कर लेते हैं, एकमात्र मिश्रित स्थल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, किसके बारे में? खांगचेनजोंगा के बारे में। ये किस राज्य में आता है? ये सिक्किम राज्य में आता है। उत्तरी और पश्चिमी जिला जो है वहां तक इसका पूरा विस्तार है। यूनेस्को में इसे 2016 में शामिल किया गया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में खांगचेनजोंगा को 2016 में शामिल किया गया था। अब मानदंड जो यूनेस्को का 10 है, उनमें से कौन कौन सी कैटेगरी में खांगचेनजोंगा आया कि उसे मिश्रित रखा गया? तो देखिए, सबसे पहले सांस्कृतिक अगर मानदंडों की बात करें तो 6 थे, जिनमें तीसरा जो है इसने फुलफिल किया। सांस्कृतिक स्थल में जो तीसरा मानदंड है उसने फुलफिल किया, तब जाकर के उसे रखा गया। सांस्कृतिक परंपरा का अनूठा प्रमाण, तीसरी कैटेगरी को इसने फुलफिल किया। फिर हम बात करते हैं प्राकृतिक की, तो 7वां, फिर 9वां और फिर 10वां, ये 3 चीजों को इसने फुलफिल किया, तब जाकर के इसे शामिल किया गया मिश्रित स्थलों में। तो 7वां, 9वां और 10वां, यानी अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य है खांगचेनजोंगा में, पारिस्थितिकी और जैविक प्रक्रियाएं हैं कंचनजंगा में, और जैविक विविधता का संरक्षण है। ये 4 चीजें इन्होंने फुलफिल की, 4 मानदंड जो है फुलफिल किए, तब जाकर के इन्हें मिश्रित स्थलों में रखा गया। अब मैं खांगचेनजोंगा बोलूं, कंचनजंगा बोलूं, तो आप एक ही चीजें समझिएगा, क्योंकि इसे स्थानीय भाषा में खांगचेनजोंगा बोला जाता है और हम आम भाषा में कंचनजंगा बोलते हैं। अब बात करते हैं विशालता की। ये जो कंचनजंगा है वो सिक्किम के 25% से अधिक हिस्से में फैला हुआ है। 25% से अधिक हिस्से में कंचनजंगा फैला हुआ है, और इसकी मुख्य चोटी है माउंट कंचनजंगा, जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो 8586 मीटर की है। 8586 मीटर की है ये चोटी, जिसे माउंट कंचनजंगा बोलते हैं, जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी बोली जाती है। ग्लेशियर्स की अगर बात करें, हिमनद की अगर बात करें, तो जेमू ग्लेशियर यहाँ पर आता है, जो 26 किलोमीटर लंबा है और पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद है। पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और खास बात यह है कि 26 किलोमीटर लंबा है और जेमू ग्लेशियर इसका नाम है। तो ये कंचनजंगा की कुछ स्पेशलिटी हो गई। अब बात करते हैं प्राकृतिक महत्व की, यानी नेचुरल इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। नेचुरल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, यानी जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, ठीक है, बायोडायवर्सिटी, नेचुरल, पेन का कलर जो है,
ठीक है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बोला गया है इसे। सबसे पहले हॉटस्पॉट का मतलब समझिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट का मतलब है ऐसी जगह जहां पर अनेकों जीव जंतु, अनेकों पेड़ पौधों, उनकी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, उनकी अलग अलग स्पीशीज पाई जाती हैं फ्लोरा और फाउना की, तो उसे हॉटस्पॉट बोला जाएगा। ऐसी जगह है कंचनजंगा जहां पर हॉटस्पॉट माना गया है बायोडायवर्सिटी का, पूर्वी हिमालय क्षेत्र का प्रमुख हिस्सा जो है उसे माना गया है। अब ऊंचाई का प्रभाव, यानी थोड़ा सा भूगोल के भी बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर, यानी भौगोलिक तौर पर क्या इसकी खासियत है। तो हम बात करेंगे, जब भी आप इन चोटियों को देखेंगे, इन ग्लेशियर्स को देखेंगे, चोटियों की बात कर रही हूँ खास तौर पर, जैसे जैसे ये ऊपर जाते जाती हैं तो इनमें आपको अलग अलग जलवायु मिलेगा, अलग अलग जलवायु मिलेगा और अलग अलग तापमान मिलेगा आपको। जैसे आप सबसे निचले स्तर पर जाएंगे तो उसे बोला जाता है उप उष्ण कटिबंधीय, यानी सब ट्रॉपिकल, जहां पर जंगल मिलेंगे आपको। फिर जब आप मध्यम में जाएंगे तो उसे बोला जाता है समशीतोष्ण, और सबसे ऊंची चोटी पर जब आप जाएंगे तो उसे बोला जाता है क्या, समशीतोष्ण, जहां पर आपको क्या मिलेगा, जहां पर आपको अल्पाइन नामक एक वनस्पति मिलती है। तो आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, आपको अलग अलग जलवायु और अलग अलग वन, पेड़ पौधे और वनस्पतियां मिलते जाएंगी। तो ये ऊंचाई का प्रभाव है यहाँ पर। और जल स्रोत की अगर बात करें कंचनजंगा में, तो वाटर सोर्स यहाँ पर जो भी हिमनद है, यानी जो ग्लेशियर है और जो झीलें हैं, उनका पानी जो है, जैसे आपको दिख रहा होगा पार्क में मौजूद हिमनद और झीलें जल ग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया का निर्माण करती हैं। कैचमेंट एरिया मतलब समझाती हूँ, यहाँ पर कंचनजंगा में जितने भी ग्लेशियर हैं, जितने भी झीलें हैं, उनका जो पानी है या बर्फ का पानी जो है वो बह करके एक जगह में जा करके गिरता है और उसे कैचमेंट एरिया बोला जाता है। और ये कैचमेंट एरिया जल स्रोत है कंचनजंगा का और वहां के लोगों का। समझ में आया? अब यहाँ पर एक और नदी की बात कर लेते हैं, जो ग्लेशियर्स हैं वो इसे पानी प्रदान करते हैं, तिस्ता नदी। यहाँ के ग्लेशियर तिस्ता नदी को जल प्रदान करते हैं, जिसे सिक्किम की जीवन रेखा बोला जाता है। जो तिस्ता नदी है उसके बारे में फैक्ट मिल गया कि ये सिक्किम की जीवन रेखा मानी जाती है। और जितने भी हिमनद है कंचनजंगा में, उनका पानी जब पिघलता है, जो बर्फ है पिघलती है, तो वो जाकर के तिस्ता नदी में जाकर के मिलता है। और जितनी भी झीलें हैं, जितने भी हिमनद हैं, जितना भी बर्फ का पानी है, जब वो मेल्ट होता है वो एक जगह में जाकर के गिरता है और वहीं से साथ में बहता है, उसे कैचमेंट एरिया या फिर उसे जल ग्रहण क्षेत्र बोला जाता है। ये बेसिक सी चीजें समझ में आई। तो ये नेचुरल इंपॉर्टेंस की हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं सांस्कृतिक महत्व यानी कल्चरल इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा क्या कल्चरल इंपॉर्टेंस है या सांस्कृतिक महत्व है जो कंचनजंगा को मिक्स्ड साइट में शामिल करता है, जिसमें दो चीजें हैं, दो प्रमुख चीजें हैं जो कल्चरली इसे यूनिक बनाती हैं और इस यूनिकनेस के कारण इसे मिश्रित स्थलों में शामिल किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं लेप्चा जनजाति के बारे में। देखिए, हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इनके कल्चरल इंपॉर्टेंस की। कल्चरल इंपॉर्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं, ऐसा क्या कल्चरल इंपॉर्टेंस है जो इन्हें फॉल करता है किसमें, मिक्स्ड साइट में। तो इसमें दो चीजें आ जाएंगी। सबसे पहला आ जाएगा यहाँ का लेप्चा ट्राइब। लेप्चा ट्राइब क्या है, लेप्चा ट्राइब जो है वो सबसे ज्यादा ये सिक्किम का क्या है, सिक्किम की शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब है लेप्चा ट्राइब। और लेप्चा ट्राइब को स्थानीय भाषा में रोंगकप बोलते हैं, रोंगकप बोलते हैं, किसमें, स्थानीय भाषा में। स्थानीय भाषा में बोलते हैं रोंगकप। अब इसका शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें,
अब यदि इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो यानी चिल्ड्रन ऑफ द गॉड, चिल्ड्रन ऑफ द गॉड। यानी कल्चरल इंपॉर्टेंस में सबसे पहले आता है लेप्चा ट्राइब। लेप्चा ट्राइब सिक्किम के एक महत्वपूर्ण शेड्यूल ट्राइब है, जिसे स्थानीय भाषा में रोंगकप भी बोलते हैं। रोंगकप का मतलब होता है भगवान के पुत्र या भगवान के बच्चे, यानी चिल्ड्रन ऑफ द गॉड। ये पहला इसका इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा हम बात कर लेते हैं, हाँ, तो अब ये जो ट्राइब है, हमने बात की लेप्चा ट्राइब की, ये जो लेप्चा ट्राइब है सिक्किम की महत्वपूर्ण जनजाति है, जिसका मानना है, हम सांस्कृतिक महत्व की बात कर रहे हैं, तो इस लेप्चा ट्राइब के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसी लेप्चा ट्राइब, इसी लेप्चा जनजाति का मानना है कि कंचनजंगा जो है वो हमारा देवता है, हमारी रक्षा करेगा, यानी हमारा रक्षक भी है और हमारा देवता भी है कंचनजंगा। दूसरी मान्यता ये है कि कंचनजंगा की जो शुद्ध बर्फ है उससे पहले मानव जोड़े को बनाया गया है, ऐसी मान्यता लेप्चा ट्राइब में है। यानी प्रथम मानव जोड़े का रचना कंचनजंगा की शुद्ध बर्फ से हुआ है, ऐसा यहाँ की सिक्किम की जो जनजाति है उसकी मान्यता है। ये कल्चरल इंपॉर्टेंस। और स्थानीय नाम कंचनजंगा का क्या है? मोंग कोंग कांगलारी। मोंग कोंग कांगलारी यानी पहाड़ों के देवता। ये लोग देवता मानते हैं, रक्षक मानते हैं, ठीक है। और बोला जाता है मोंग कोंग कांगलारी, पहाड़ों के देवता। दूसरे कल्चरल इंपॉर्टेंस की यदि बात करें तो तिब्बतीय बौद्ध मान्यताएं आपको यहाँ पर मिलेंगी, बौद्ध मंदिर मिलेंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात, इस क्षेत्र को बेयुल यानी पवित्र गुप्त घाटी बोला जाता है। ये जो क्षेत्र है कंचनजंगा का, उसे पवित्र बेयुल घाटी बोला जाता है। और ऐसा क्यों बोला जाता है? यहाँ पर ऐसी मान्यता है बौद्ध धर्म की, बौद्ध जनजाति, बौद्ध लोगों की, कि गुरु पद्म संभव, अब यहाँ पर एक नाम आ रहा है गुरु पद्म संभव, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। गुरु पद्म संभव ने यहाँ मानवता के संकट के समय के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और ग्रंथ छुपाए थे। ऐसी मान्यता है, बौद्धिक मान्यता ये है कि यहाँ पर पवित्र ग्रंथ जो है वो छुपाए गए थे जब भी जो मानवता पर संकट आया था उस समय, और छुपाया गया था गुरु पद्म संभव के द्वारा। अब गुरु पद्म संभव कौन है? ये दूसरे इंपॉर्टेंस की हम बात कर रहे हैं। गुरु पद्म संभव जो है, उन्हें 8वीं शताब्दी का 8वीं शताब्दी के प्रमुख बौद्ध भिक्षु बोला गया है, ठीक है, भिक्षु माना गया है। अब इन्होंने क्या किया था? इन्हें दूसरा बुद्ध भी बोला जाता है, दूसरा बुद्ध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो बौद्ध धर्म की जो उपशाखा है, जिसे वज्रयान बोला जाता है, वज्रयान, उसकी स्थापना की थी इन्होंने। समझ में आया क्या बताया मैंने? दूसरे इंपॉर्टेंस की यदि बात करते हैं तो 8वीं शताब्दी में गुरु पद्म संभव ने कंचनजंगा के पहाड़ों, चोटियों में उन्होंने पवित्र ग्रंथ छुपाए थे मानवता पर संकट आने पर। और गुरु पद्म संभव जो है वो 8वीं शताब्दी के प्रमुख बौद्ध भिक्षुक माने गए हैं, जिन्हें दूसरा बुद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने तिब्बत में जो बौद्ध धर्म की उपशाखा है वज्रयान, उसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो दो आपको कल्चरल इंपॉर्टेंस पता चल गया। पहला, लेप्चा जनजाति जो है इसे बहुत पवित्र और देवता के समान पूजती है, और उनका मानना है कि यहाँ की बर्फ से प्रथम मानव जोड़े का निर्माण हुआ था। दूसरी, सांस्कृतिक अगर हम महत्व की बात करते हैं तो तिब्बतीय बौद्ध मान्यताएं यहाँ पर ये हैं कि जो गुरु पद्म संभव है उन्होंने पवित्र ग्रंथ छुपाए हैं। दो आपको सांस्कृतिक महत्व पता चल गया। अगर हम कल्चरल इंपॉर्टेंस की बात करें वो भी पता चल गया, नेचुरल इंपॉर्टेंस की बात करें वो भी आपको पता चल गया। ये कुछ कारण है जो मैं आपको बता रही हूं कि इन कारणों से इसे मिश्रित जनजाति में शामिल किया गया है।
अब बात कर लेते हैं यहाँ के यानी कंचनजंगा के प्रमुख जीव जंतुओं के बारे में। प्रमुख जीव जंतु कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है यहाँ पे लाल पांडा। रेड पांडा जो है वो यहाँ का प्रमुख राज्य पशु है सिक्किम का। एक और फैक्ट आपको मिला, राज्य पशु है रेड पांडा यहाँ का। फिर हम बात करते हैं यहाँ के बांस के जंगलों का प्रमुख निवासी है रेड पांडा। फिर यहाँ पर एक और स्पेशलिटी है जिसे स्नो लेपर्ड बोला जाता है, जो उच्च पर्वतीय चट्टानी क्षेत्रों का शीर्ष शिकारी है। एपेक्स प्रीडेटर बोला जाता है जिसे, वो यहाँ पर चट्टानी इलाकों में मिलता है, जिसे हिम तेंदुआ बोलते हैं। कुछ अन्य प्रजातियां यहाँ पर कंचनजंगा में पाई जाती हैं, जिसे हम कस्तूरी मृग यानी एक डियर है ये, कस्तूरी मृग पाया जाता है। क्लाउडेड लेपर्ड मिलता है यहाँ पर, तिब्बती भेड़िया मिल जाएगा, और हिमालयन मोनाल, हिमालयन मोनाल एक पक्षी है वो यहाँ पर मिलेगा आपको। तो ये प्रमुख जीव जंतु यानी फौना की बात कर ली हमने। अब कुछ पारिस्थितिकी या फिर एनवायरमेंटल कुछ यहाँ पर, अब आपको दिख रही होगी हेडिंग। अब यहाँ पर एनवायरमेंटल कुछ यहाँ पर चैलेंजेस हैं। कुछ चैलेंजेस हैं या फिर आप थ्रेट्स बोल सकते हैं। कंचनजंगा जो है वहां पर बहुत सारे ग्लेशियर या हिमनद पाए जाते हैं, जिसे सबसे प्रमुख जो है वो जेमू ग्लेशियर है, जो पूर्वी हिमालय का मुकुट माना जाता है, जो 26 किलोमीटर लंबा है। लेकिन यहाँ पर जलवायु या फिर एनवायरमेंटल थ्रेट ये है कि जितने भी ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। क्यों पिघल रहे हैं? कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण, एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, और उस टेम्परेचर इंक्रीज के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हिमनद है, जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा जलवायु परिवर्तन का खतरा है, और इसके कारण ग्लेशियर तेजी से पीछे भी खिसक रहे हैं, जो मानवता या मानव पर एक संकट हो सकता है। अब यहाँ पर GLOF यानी हम दूसरे संकट की यदि बात करें तो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यानी जो ग्लेशियर हैं उनका फटना एकदम से फ्लड आने का कारण हो सकता है। हिमनद झीलों के फटने से अचानक आने वाली भयानक बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। जो भी हिमनद है वो अचानक से मेल्ट हो रहे हैं और वो बह रहे हैं, जिसके कारण बाढ़ आने की संभावना है। अब संरक्षण की पहल भी की गई है, जिसमें ट्रांस बाउंड्री वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है, यानी जो नेपाल से सटा हुआ ये इलाका है उनसे क्या किया गया है, ट्रीटी वगैरह की गई है। भारत, नेपाल और भूटान क्या करेंगे? ट्रांस बाउंड्री वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर उसको प्रिजर्व करेंगे। साथ ही साथ बायोपायरेसी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है। अवैध तस्करी जो होती है उसके खिलाफ पेट्रोलिंग लगातार जारी रहती है यहाँ पर। ठीक है, अब बायोपायरेसी का मतलब क्या है? बायोपायरेसी बेसिकली ये एक अनऑथराइज्ड कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन है, जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का या ट्रेडिशनल नॉलेज का किया जाता है। बायोपायरेसी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए बायोपायरेसी के बारे में बात कर लेते हैं। बायोपायरेसी मतलब it refers to unauthorized commercial exploitation of biological resources and ट्रेडिशनल नॉलेज। यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो भी स्थानीय ज्ञान है या किसी जगह का जो खूबी है, जो संसाधन है, उन्हें क्या करना, उनका अति शोषण करना या शोषण करना बायोपायरेसी कहलाता है। जिसका एक उदाहरण आपको मैं देती हूँ जो हो चुका है। ये रिलेटेड टू है नीम।
नीम को भारतीय जो है बहुत लंबे समय से एक औषधि के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारे देश में नीम को बहुत अच्छा एक कीटनाशक बोल सकते हैं या फिर एक दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन 1990 के दशक में अमेरिका ने इसकी कुछ क्वालिटीज या इससे जो बनता है कवकनाशी, ठीक है, उसे क्या करवा लिया था, उसे पेटेंट करवा लिया था, यानी अपने नाम करवा लिया था। जिसके बाद से भारत के कड़े विरोध के बाद जब अमेरिका ने 1990 में इसे क्या किया, इसका पेटेंट करवाया, तब 1990 के दशक के बाद से भारत ने बहुत कड़ा विरोध किया था, जिसके बाद जो पेटेंट है उसे रद्द किया गया था। ठीक इसी तरीके से एक और विवाद आप देख सकते हैं बायोपायरेसी का, वो भी अमेरिका से रिलेटेड ही है। बायोपायरेसी का अगर एक और उदाहरण की बात करेंगे तो वो है बासमती राइस का। तो ये उदाहरण मैं आपको दे रही हूं बायोपायरेसी का, और इसे रोकने के लिए लगातार पेट्रोलिंग होती रहती है। कहां पर? इन ग्लेशियर्स के पास। तो थ्रेट के बारे में आपको आई होप समझ में आ गया होगा। एक दो और बेसिक चीजें बच जाती हैं, उसे कर लेते हैं। ठीक है, करंट अफेयर देखते हैं और नवीनतम रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। इसके पहले एक और करंट अफेयर आप देख चुके हैं, जो IUCN है, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। लिख देती हूं मैं, किसका फुल फॉर्म है ये? IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो IUCN की नवीनतम आउटलुक रिपोर्ट जो है, जो वो देखती है, उसमें ये पाया गया है कि खांगचेंजोंगा यानी कंचनजंगा को गुड की कैटेगरी में या फिर सेफ की कैटेगरी में या फिर सर्वश्रेष्ठ की कैटेगरी में रखा गया है और ऐसी रेटिंग दी गई है। जिसका कारण क्या है? पर्यावरण संरक्षण, यानी एनवायरमेंट को क्या कर रहे हैं? कंजर्व करके रख रहे हैं। वहां की जो स्थानीय जनजाति है वो इसका बेहतरीन सहयोग कर रही हैं कि जो कंचनजंगा है, वहां की जो खासियत है, जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक वहां की महत्वता है, उसे बचा करके रखने में वहां की जनजाति, सिक्किम जनजाति जो है, वो बहुत ज्यादा सहयोग कर रही है, जिसके कारण इसे सर्वश्रेष्ठ रेटिंग दी गई है। दूसरा बात कर लेते हैं, इको टूरिज्म पहल 2025-26 में स्टार्ट की गई है कंचनजंगा में, जिसमें सिक्किम सरकार द्वारा स्थानीय लेप्चा ट्राइब, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और भूटिया युवाओं को पर्यावरण अनुकूल ट्रैकिंग गाइड, इको गाइड्स के रूप में तैयार किया जा रहा है। यानी अब यहाँ पर क्या होगा, टूरिज्म स्पॉट चालू कर रहे हैं, तो जो वहाँ की स्थानीय ट्राइब है उन्हें बहुत सारी चीजें पहले से मालूम है, लेकिन उन्हें और ज्यादा प्रशिक्षित किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वो और बेहतरीन ट्रेनर बन करके निकल सकें। उद्देश्य क्या है? टिकाऊ पर्यटन यानी सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके और बायोपायरेसी को रोका जा सके, यानी संस्कृति या वहां की जो स्थानीय ज्ञान है उसे चुराया ना जा सके। इस कारण वहां के स्थानीय लोगों को ही गाइड के तौर पर तैयार किया जा रहा है। तो ये करंट अफेयर और नवीनतम रिपोर्ट के बारे में बात हो गई। अब हमारी जितनी मिश्रित स्थल थे वो कंप्लीट हो गया, आज सांस्कृतिक कंप्लीट हो गया, इसके पहले लेक्चर देखेंगे प्राकृतिक भी हो गया, और आज आपको मैंने मिश्रित स्थलों के बारे में भी बता दिया। क्या क्या चीजें देख ली, एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या हमने पढ़ा है आज। सबसे पहले मैंने आपको बताया है मिश्रित धरोहर स्थलों में क्या क्या चीजें आती हैं। उसके बाद से मैंने आपको बताया यूनेस्को का चयन मानदंड है 10, जो मैंने आपको लिस्ट दिखा दिया था क्या क्या है। फिर उसके बाद से हमने बात की थी यूनेस्को विश्व धरोहर, यानी अभी का करंट स्टेटस क्या है। भारत का लगभग 44 हमारे पास यूनेस्को स्थल है और उसमें क्या क्या है, भारत का कौन सा स्थान है, वो भी मैंने आपको बता दिया था। फिर हमने बात की थी एकमात्र मिश्रित स्थल खांगचेंजोंगा यानी कंचनजंगा के बारे में, और किस किस कैटेगरी में, किस मानदंड में ये फॉल करता है, मैंने आपको वो भी बता दिया है। फिर हमने बात की यहाँ की विशालता, मुख्य चोटी कौन सी है और ग्लेशियर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हमने बात की है। फिर हमने बात की, मैंने आपको बताया यहाँ के कल्चरल इंपॉर्टेंस के बारे में, जिसमें हमने भौगोलिक विशेषता के बारे में पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको कल्चरल इंपॉर्टेंस बताया, जिसमें लेप्चा ट्राइब और तिब्बती बौद्ध ज्ञान के बारे में हमने जाना।
और कुछ उसमें बेसिक डिटेल थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। फिर यहाँ के इम्पॉर्टेंट जो फ्लोरा और फाउना है उसके बारे में देखा हमने, और यहाँ पर जो एनवायरमेंटल थ्रेट है ग्लेशियर का उसके बारे में हमने देखा, और उसे किस तरीके से बचाया जा रहा है उसके बारे में भी हमने देखा, जिसमें हमने बायोपायरेसी का कॉन्सेप्ट समझा और इससे रिलेटेड 2 एग्जाम्पल समझे। करंट अफेयर देखा और नवीनतम यानी अभी हाल ही की रिपोर्ट्स के बारे में हमने देखा और उसे रिव्यू किया कि कंचनजंगा को अच्छी रेटिंग मिली है। अब बात कर लेते हैं, कैटेगरी कंपैरिजन कर लेते हैं। जो सांस्कृतिक स्थल है उनका मुख्य फोकस होता है मानव कला पर, मंदिर पर, किलों या स्मारक पर। और प्राकृतिक का अगर बात करें तो मुख्य फोकस इनका होता है राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव या भूविज्ञान पर। वहीं मिश्रित का दोनों पर ही फोकस होता है, दोनों में से एक एक चीजें अगर फुलफिल होती हैं तो मिश्रित में आएंगी। मानदंड क्या है सांस्कृतिक का? 1 से 7 है, सॉरी 1 से 6 है, जो मैंने आपको बताया है, स्लाइड देख लीजिएगा। इनका है 7 से 10 प्राकृतिक का, और मिश्रित में दोनों का मिश्रण है। फिर हम बात करें भारत में संख्या की तो सांस्कृतिक स्थल 36 हैं, जिसमें खजुराहो और सांची मध्य प्रदेश का भी आता है। प्राकृतिक की बात करें तो 7 है, जिसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आता है, और मिश्रित स्थल केवल 1 है, कंचनजंगा। एमपी कांस्टेबल विशेष की अगर बात करें तो सांस्कृतिक में क्या होता है, मध्य प्रदेश के तीनों स्थल खजुराहो, सांची और भीमबेटका इसी श्रेणी में आते हैं। वहीं प्रकृति की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का कोई स्थल अभी प्राकृतिक स्थलों में शामिल नहीं है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में जो मिश्रित स्थल है वो भी 0 है, यानी सांस्कृतिक स्थल है और वो भी केवल 3 मध्य प्रदेश के बारे में जब हम बात करते हैं तो। चलिए अब यहाँ पर क्विक रिवीजन के लिए मैंने मेमोरी ट्रिक दी हुई है। जैसे ट्रिक क्या है, सिक्किम का मिक्स लाल पांडा कंचन की जंगा पर रहता है, यानी जो आपने अभी देखा सिक्किम का मिक्स, इसका मतलब है सिक्किम में भारत का एकमात्र मिश्रित स्थल यानी मिक्स। फिर आपको मैंने बताया लाल पांडा, यानी यहाँ का प्रमुख जीव कौन सा है, लाल पांडा, यानी सिक्किम का मिक्स, यानी एकमात्र सिक्किम का जो मिश्रित स्थल है वहां पर लाल पांडा वहां का क्या है, प्रमुख जीव है। और कंचन की जंगा पर रहता है, कंचन की जंगा मतलब खांगचेंजुंगा राष्ट्रीय उद्यान, माउंट कंचनजंगा, जो सबसे तीसरी ऊंची चोटी है विश्व की। तो ये याद करने की ट्रिक है आपकी। अब यहाँ पर कुछ आपके जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्वेश्चन देखिए, मिश्रित श्रेणी का अर्थ क्या है? मिश्रित श्रेणी का अर्थ क्या है? मिश्रित श्रेणी का अर्थ होगा प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों। दूसरा प्रश्न है आपका, भारत का एकमात्र मिश्रित स्थल खांगचेंजुंगा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे सिक्किम में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, जेमू ग्लेशियर और लेप्चा जनजाति का संबंध किस स्थल से है? जेमू ग्लेशियर और लेप्चा जनजाति का जो संबंध है वो कहां से जुड़ा हुआ है? तो क्या वो नंदा देवी है, मानस, ग्रेट हिमालयन? आप बता देंगे खांगचेंजुंगा। चौथा प्रश्न है, वर्ष 2026 तक भारत में कुल यूनेस्को स्थल और वैश्विक रैंक क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कितने यूनेस्को स्थल हैं भारत में और विश्व स्तर पर भारत का क्या स्थान है? तो आप बताएंगे 44 हमारे यहाँ क्या है, विश्व धरोहर सूची में शामिल इमारतें हैं या स्थान हैं, और भारत का स्थान 6वां है, 6वां स्थान है। पांचवा और आखिरी प्रश्न है, तिब्बती बौद्ध धर्म में किसे बेयुल कहा जाता है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ये आखिरी प्रश्न जो है इसका जवाब आप देंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ये आपका आखिरी प्रश्न है, और यहाँ पर मिश्रित धरोहर स्थल जो है वो पूरी तरीके से हो जाते हैं कंप्लीट। अब आपका क्या काम है? आपका ये काम है कि आप इसे पढ़ेंगे पूरी तरीके से अच्छे से, और पढ़ने के बाद से नोट्स बनाएंगे, और जो एक प्रश्न छूट गया है जो आपके लिए मैंने छोड़ा है वो आप कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देंगे। साथ ही साथ इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर मैं बनाऊंगी वो मिश्रित धरोहर स्थल, सांस्कृतिक स्थल, प्राकृतिक स्थल, यानी तीनों को मिला करके 1 शॉर्ट वीडियो बनेगा। लेकिन उसके पहले जरूरी है यहाँ पर कि आप एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ें, क्योंकि हर वीडियो में डिटेल बताया गया है, 1 शॉट में हम कुछ बेसिक चीजें देखेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आपके बाकी लोगों को भी पता चले कि एमपी कांस्टेबल का फ्री बैच यूट्यूब पर ही मिल रहा है।
यहाँ पर स्टैटिक जीके का जो विश्व धरोहर स्थल है, यूनेस्को साइट्स हैं, वो हो जाती हैं कंप्लीट। इसके बाद वन शॉट वीडियो, फिर कोई नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 22 यहीं पर होता है समाप्त और पार्ट 7 हो जाता है खत्म। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो जरूर मैराथन या वन शॉट का होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।